Question number 10. Indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pairs. तो इस फिगर में हमको इन एंगल्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और हमको बोलना है या लिखना है कि कौन से इन एंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, तो लिखेंगे उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑब्जर्व करिए ये वाले एंगल को, एंगल फाई, ठीक है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा ये वाला, ओके। और ऑब्जर्व करिए इसको 1 और 4 को। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं यहाँ पे, एंगल 1 एंड एंगल 4। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या है, एंगल फाई है। और ये पूरा पार्ट क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसीलिए अनदर पेयर क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब नेक्स्ट लीनियर पेयर्स। अब लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनेगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन स्ट्रेट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर लाइन, यहाँ से ये एक रे है, लाइन नहीं है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री बनना चाहिए। कैसे बनेगा 180 डिग्री, तो सबसे पहले इस लाइन को ऑब्जर्व कर लीजिए। इस लाइन में एंगल्स क्या क्या आएंगे, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसमें क्या एंगल्स आ गए, ये एक एंगल आ गया, ये एक एंगल आ गया। तो सबसे पहला लीनियर पेयर हो गया 1 एंड 5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाली। तो ये इसको कैसे करेंगे हम, ऑब्जर्व करिए, कंफ्यूज मत होइए, बहुत से आर्क्स हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। तो अब इसमें कौन से एंगल्स आ गए देखिए, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो दूसरा पेयर क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 5। ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, अगर ऐसे हमने आर्क ड्रॉ कर लिया तो ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 पीसेस हैं, 3 टुकड़े हैं, जैसा कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता। लीनियर पेयर का मतलब होता है कोई भी दो एंगल्स जो एडजेसेंट हों और जिनको ऐड करने पर वैल्यू 180 आए। और यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, इसी वजह से ये लीनियर पेयर्स नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। तो इस फिगर में दो एंगल्स हैं, एक है एंगल 1, एक है एंगल 2। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं, जब उनका एक कॉमन आर्म हो और वो उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो। जैसा फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले कंसीडर किया था दो वॉल्स को या दो रूम्स को कंसीडर किया था। तो ये एक बाउंड्री वॉल है, ठीक है, या एक कॉमन वॉल है। ये वॉल इस रूम की भी है और इस रूम की भी है, तो ये कॉमन वॉल कहेंगे इसको। वैसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इस एंगल 1 में कॉमन आर्म ये है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये और एक आर्म है, ये और एक आर्म है। ऑल टुगेदर यहाँ पर हमको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि एडजेसेंट होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स किसे कहते हैं, इस पॉइंट को। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं,
ये इधर इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पर, तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं और इनको हम आर्म्स कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स जो भी होते हैं उनके वर्टेक्स सेम होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पर एंगल्स बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम पॉइंट पर एंगल नहीं बना, क्योंकि एंगल 2 इस पॉइंट पर बन रहा है और एंगल 1 इस पॉइंट पर बन रहा है। इसी रीज़न की वजह से ये दो एंगल्स जो है एडजेसेंट नहीं है। तो अब हमको यही लिखना है, सॉल्यूशन एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट to angle 2 because their vertex यानी वो पॉइंट जहाँ पर एंगल बन रहा है, is not common यानी सेम, उन दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है। इसी वजह से ये एडजेसेंट नहीं है एंगल 2 से, यानी एंगल 1 एडजेसेंट नहीं है एंगल 2 से। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट, तो इस फिगर में हमको वैल्यूज़ पता करने हैं। किसके वैल्यूज़ पता करने हैं? x, y और z के। तो यहाँ पर x की वैल्यू है, ये एंगल जो है y है और ये एंगल है z। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यहाँ पर 4 एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4। अब ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये एंगल x और ये जो एंगल यहाँ पर बना जिसकी वैल्यू 55 डिग्री है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। मतलब इसका ये है कि अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लिख दीजिए x इज़ इक्वल्स टू 55 डिग्री, और इसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिख दीजिए, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इससे हमको x की वैल्यू पता चल गई। वैसे ही ऑब्ज़र्व कीजिए, ये y की वैल्यू और z की वैल्यू ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन हमको पता करना है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी y की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर 55 डिग्री है, अगर मैं इसको कंप्लीट एंगल समझूं, यानी यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखूं इतना, तो ये पूरा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, और ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होने वाला एंगल है। तो इसी वजह से ये दो एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर्स हैं, यानी लीनियर पेयर्स को ऐड करने पर 180 आता है। तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लीनियर पेयर्स, वो क्या है? लीनियर पेयर्स हैं। तो अब देखिए 55 की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, y की वैल्यू चाहिए। तो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो अब हमको 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 180 माइनस 55, ये क्या होगा? 7 माइनस 5 इज़ 2, दैट इज़ 125 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 125 डिग्री, और हमको पता है कि y और z दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू z, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमको तीनों वैल्यूज़ पता चल गई, यानी x की वैल्यू क्या है? 55 डिग्री यहाँ पर, और y की वैल्यू पता है 125, और y और z दोनों की वैल्यू 125 है, इसलिए z की वैल्यू भी 125 डिग्री ही होगी। दैट्स द फाइनल आंसर।